खबर है में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान सईद काजी। नाज़रीन, कुछ खबरें और फिर हम अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का तारुफ करवाते हैं। डिजिटल दहशतगर्दी को कंट्रोल करने के लिए हम किस हद तक जाएंगे, आज बड़ा रिज़ाल्ट और बड़ी इंपॉर्टेंट आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ, मैं आता हूँ वापस दीगर खबरों के बाद इस पर बात करते हैं। PTI पर पाबंदी लगाने का क्या फ़ैसला हो गया? एक दफ़ा तो वज़ीर इत्तलात कह चुके हैं, मगर बाद में कुछ गुमगू तज़ब्ज़ुब भी नज़र आता है। इस हवाले से हमारे साथ अहम लोग होंगे, उनसे बात करेंगे। IPP से 750 रुपये फ़ी यूनिट कौन ले रहा है? और ये फिगर हमारी नहीं है, बल्कि ये एक बड़े मशहूर नोटेड बिजनेसमैन है, ये उनकी फिगर है, उस पर बात करेंगे। और उधर आलमी तौर पर सदर जो बाइडन सदारती दौर से दस्तबरदार हो गए हैं। क्या हम समझते हैं कि जो भी सदर मुंतखब होता है, या रिपब्लिकन आते हैं या डेमोक्रेट्स आते हैं, तो क्या हमारी सियासत पर वाकई कोई फ़र्क पड़ता है? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त डॉक्टर कमर चीमा साहब, नोट स्कॉलर हैं, आलमी अमूर के माहिर हैं, जनाब शौकत प्राचा साहब सेलिब्रेटेड जर्नलिस्ट, और जनाब जाहिद गशकोरी साहब एक सीनियर साफ़ी और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के हवाले से एक अहम नाम। चीमा साहब, मैं पहले आपकी तरफ आता हूं। जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, 2-3 चीज़ें ऐसी थी, मैंने ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले कभी नहीं देखी। जो नेक्सस उन्होंने बताया काले धन का दहशतगर्दी के साथ, फिर उन्होंने सियासी माफियाज का भी जिक्र किया, और ये तो खैर तय है कि ये कुमक जो है इस दहशतगर्दी को काले धन से आती है। ये डायमेंशन कभी पहले इतनी फ्रैंकली नहीं हुई। इस पे ज़रा आपकी क्या टेक है जनाब चीमा साहब? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, उसकी टेक ये है कि पहले अफ़गानिस्तान के अंदर एक ऑर्गेनाइज्ड हुकूमत मौजूद थी, और उस वक्त तालिबान इस तरह ऑपरेट नहीं कर रहे थे जिस तरह अभी कर रहे हैं। तो उस वक्त हुकूमत थी, हुकूमत के साथ बातें होती रहती थी, डिस्कशंस होती थी, मैकेनिज्म्स तय होते थे। लेकिन अभी की जो पोजीशन है वो तो बड़ी खुल खिला के सामने आ गई कि TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक ऐसे दहशतगर्द ग्रुप जो है वो भी जो क्रिमिनल नेक्सस से फ़ायदा उठा रही है, और ये एक तासुर बन गया है। और काफी हद तक एविडेंस है कि जब तक आप क्रिमिनल नेक्सस और ये जो वेस्टेड इंटरेस्ट की बात की है, अगर आप इन लोगों को कर्टेल नहीं करते तो दहशतगर्द ग्रुप जो हैं वो कर्टेल नहीं होंगे। सो जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान को एज ए सॉफ्ट स्टेट रखा जाए, सॉफ्ट बॉर्डर हो, और एथनिसिटी का नाम लेते हैं या और फैक्टर्स का नाम लेते हैं, और जिसकी बुनियाद पे वो चाहते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर जो है वो एज ए तज़किरा के तौर पे चलता रहे, या पासपोर्ट ना देना पड़े, या ID का कार्ड के जरिए चलता रहे। मैं समझता हूँ ये फैक्टर को इसलिए हाईलाइट किया जा रहा है कि जो नेचर ऑफ गवर्नमेंट अफगानिस्तान में बदल गई है वहां पे। एक तो ये बात है, दूसरा फैक्टर जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ अपने हमारे जो इंटरेस्टेड जो वेस्टेड इंटरेस्ट वाली ग्रुप्स हैं, जिनके अपने मुफाद है स्मगलिंग में, कि आज पाकिस्तान अगर अफगानिस्तान के साथ ट्रेड बंद करता है तो इमीडिएटली शोर मच जाता है। मेरा ख्याल है बहुत सारे ये चीज़ें जो थी ये पहले कभी सामने नहीं आई, और हमने ये भी देखा है कि कुछ अरसे से जब अफगानिस्तान में हुकूमत बदली है तो जो इलीगल ट्रेड है या इलीगल जो माफियाज ऑपरेट करते हैं वो थोड़ा तेज़ हो गए हैं। पाकिस्तान अगर ड्यूटीज़ बढ़ाता है अफगानिस्तान के हवाले से, ट्रेड के हवाले से, तब भी आपने देखा है कि चीज़ें सामने आई हैं। अगर हम अफगानिस्तान को कहते हैं कि एडवांस पेमेंट्स करें जो इंपोर्ट आप कर रहे हैं, तो उसके हवाले से भी हम देखते हैं कि हलचल मचती है और बहुत सारी ट्रेड जो वो पाकिस्तान में आकर रुक जाती है। सो मेरा ख्याल है कि DGISPR। अच्छा ठीक है चीमा साहब, ये तो आपने कहा। मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगा। मैं शौकत प्राचा साहब की तरफ बढ़ता हूँ। शौकत प्राचा साहब, आप सियासत पे गहरी निगाह रखते हैं, और अभी हम जब ऑफ द स्क्रीन बात कर रहे थे, र्यूमर मिल भी चलती रहती है। इस सारे पस मंज़र में जिसका चीमा साहब ने जिक्र किया, आप जिस मुश्किलात में हैं, सियासत में खौफनाक माजराई है, ये कहीं कम होती नज़र आती है? और व्हाट सेंस क्या बनती है आपकी इस र्यूमर में से? हकीकत क्या है? क्या PTI माइनस हो रही है? बहुत शुक्रिया काजी साहब, आपने मुझे लिया अपने शो में। यकीनी तौर पर महाजराई है, और ऐसी महाजराई 90 में एग्जांपल दी जाती थी कि 1990 में महाजराई थी, लेकिन वो दो सियासी जमातों के दरमियान थी। वो नून लीग और पीपल्स पार्टी बराह रास्त थे। लेकिन इस वक्त इदारे भी उस महादाराई का शिकार हो चुके हैं। मसलन आज ही की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार रेफरेंस आए कि सियासी जमात, आप और मैं और सब जानते हैं किस सियासी जमात की बात हो रही थी। जब मैं इदारों की बात करता हूं
तो सुप्रीम कोर्ट और इस्टेब्लिशमेंट की महाजराई बड़ी खुल के सामने आई है। ये मैं कोई सोर्सेज पे या अपने तजज़िये पे बात नहीं कर रहा। आप ही के लाहौर के चीफ जस्टिस जब इस्लामाबाद में, अब तो इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट आ गए, लेकिन उन्होंने पिंडी में 2-3 हफ्ते पहले एड्रेस किया था बार से, और उन्होंने ये बात वादे की थी कि अब इस्टेब्लिशमेंट से जान छुड़ानी होगी और हमें मालूम है किस तरह जान छुड़ाई जाती है। ये बिल्कुल वादे सी बातें, ये मेरी तरफ से नहीं है। तो 90s की महादराई को आज की महादराई से हम कंपेयर भी नहीं कर सकते, ये कुछ और है। और आज ही की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 9 मई का जिक्र किया गया, और अभी कुछ हेडलाइंस भी आपने देखी होंगी, वो भी 9 मई से स्पेसिफिक हैं कि जब तक 9 मई वालों का एहतसाब नहीं होगा ये इंतशार बढ़ता रहेगा। तो 9 मई के हवाले से अदालतों ने क्या किया, 9 मई के हवाले से हुकूमत ने क्या किया। अदालतों में 9 मई का जो मिलिट्री ट्रायल कोर्ट था वो सुप्रीम कोर्ट ने कालादम करार दिया, फिर हुकूमत तो सूबे गए अपील में, और वो उस ऑर्डर को तो लार्जर बेंच ने स्टे किया, लेकिन विद दी बार के ये फैसले नहीं सुना सकेंगी, सज़ा नहीं दे सकेंगी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ये पाक फ़ौज का एक रिफ्लेक्शन थी। डीजी जो भी हो ISPR, वो तो फ़ौज के तर्जमान है, तो ओवरऑल जो पाकिस्तान आर्मी है उसकी फीलिंग आती है सामने। 5 बार कहा गया कि फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा किया जा रहा है सोशल मीडिया। मैं नोट्स ले रहा था, मैंने गिना 1 2 3 4 5 कि ये बन्नू वाली एग्जाम्पल ले लें, 8 सोल्जर तो शहीद हुए थे ना, लेकिन दूसरे दिन से जो नैरेटिव बनाया गया कि जी वो बराह रास्त गोलियां अवाम पे बरसाई गईं, दूसरे दिन अमन मार्च के नाम पर शरपसंद आए थे, कुछ कैजुअलिटीज़ हुई, लेकिन कहीं फिगर 100 का दिया जा रहा था, कहीं फिगर 150 का दिया जा रहा था। इवन ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपनी क्लैरिफिकेशन मादरत जारी करना पड़ी कि एग्जैजरेटेड फिगर था। तो प्रात साहब ये तो है ना, ये डिजिटल टेररिज्म तो हो रहा है, बड़ा बाहर भी लोग बैठे हुए हैं, यहाँ भी अटैक करते हैं, और रोज़ाना हम अपने जो है जरी जवानों की लाशें जो हैं वो कब्रों में उनकी शहीद लाशें उतारते हैं। ये तो हो रहा है, और प्रॉब्लम्स हर किसी के साथ है, मैं किसी एक साइड की बात नहीं करता। कशकोरी साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, मैं 2 हवालों से आपसे बात करना चाहता हूँ, दोनों बड़े। एक तो इस पर आप अपना टेक दे दीजिएगा। हम चाहते हैं कि कुछ काम आगे चले, महादराई से आगे बढ़े। और दूसरी अहम बात जिस पे आपने बड़ा काम किया है, जनाब गौहर एजाज साहब कहते हैं कम 750 रुपए का यूनिट भी खरीद रहे हैं, वही माशी दहशतगर्दी जिसकी तरफ आज जो है वो जनरल साहब ने इशारा किया था। जनाब कशकोरी साहब, दोनों पे आपका टेक। एक तो कारी साहब आपका बहुत शुक्रिया, और दोनों मेहमानों को मेरा सलाम जी। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है आज की बिल्कुल यूनिक है, इसमें मैसेज लाउड एंड क्लियर है। 9 मई की जो अकाउंटेबिलिटी की बात की गई है, मैं तो नया पाकिस्तान देख रहा हूँ कि बल्कि इस पे एक स्टोरी करने की कोशिश कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्री बनाने की, कि पोस्ट 9 मई पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, कहाँ जाएगा। जिस तरह से पोस्ट 9/11 था, उसने पूरी दुनिया को चेंज किया था, और मुझे लगता है पाकिस्तान की सियासत और रियासत 9 मई के बाद इसका रवैया अवाम की तरफ भी, सियासत में भी और रियासत के लिए भी तब्दील हुआ है। बहुत सारी सियासी चीज़ें नई हमने देखी हैं, और जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है या इंस्टीट्यूशन का आपस में टाकरा या आप टकराव कह लें, मुख्तलिफ नौइयत का नज़र आता है। तो ये एक नया पाकिस्तान है जिसमें आवाम के लिए तकलीफ़ है। इदारे जो हैं वो ताकतवर डिसीजन लेने में इतने ताकतवर नज़र नहीं आते जिसकी रियासत को ज़रूरत है। 3 सियासी जमातें पैरेलल खड़ी हैं, कमज़ोर हुकूमत है, और दूसरी तरफ जो बड़े सीजन सियासतदान हैं वो चाहते हैं कि 2/3 मेजॉरिटी के साथ हुकूमत हो, चाहे जिस तरीके से भी सीटें उनके पास आएँ, तब कोई काम बन सकता है। तो मेरी नज़र में ये एक वाज़े पैगाम है, सुप्रीम कोर्ट को भी है, अदलिया को है, कि वो 9 मई के उसमें अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस में कहाँ खड़ी हैं। बहुत सारे इशारे थे जो कि समझदार लोगों के लिए काफ़ी हैं। दूसरा,
आपने मुआशी दहशतगर्दी की बात की। जाहिर है पाकिस्तान 2012 के बाद की सूरत हाल की दहशतगर्दी देख रहा है। इस साल गुज़श्ता 11 महीने के आदाद शुमार उठा के देख लें, आपको 2012 के बाद से ज़्यादा दहशतगर्दी के वाक़यात नज़र आते हैं। पाकिस्तान नया ऑपरेशन करने जा रहा है और फिर आपने IPPs के साथ जब बिजली की हालत को इससे जोड़ा है, आपकी टीम ने मुझे बताया था कि ज़्यादातर वो चाहते हैं इस पर फोकस भी करें, जो आपने गौहर एजाज साहब की बात की। देखें, अगर आप 1996 से लेकर 2024 के IPPs का पाकिस्तान देखें तो आपको इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, हुकूमत पाकिस्तान अवाम की जेब से 4 अरब रुपए रोजाना की बुनियाद पर निकाल के IPPs को देख रही है। वो IPPs जो 52% आइडल हैं, शट डाउन हैं, उनसे पाकिस्तान की हुकूमत बिजली नहीं ले रही, लेकिन मुआहदों की वजह से हुकूमत पाकिस्तान पाबंद है। अच्छा, एक सवाल मैं जल्दी से करता हूँ गिशकोरी साहब, एक सवाल ये है कि हु आर दीज पीपल, हाउ पावरफुल दे आर, कि जिसमें रियासत पाकिस्तान की इतनी बड़ी रकम जो कि डिफेंस बजट से ज़्यादा है, जो कि हमारे शायद उसके बराबर होगी जो हमारे कर्जों का खर्चा है, वो उनकी झोली में डाल दे। ये झोली किसकी है? डालने वाले कहीं अपनी झोली में डाल रहे हैं, क्या सिलसिला है? बिल्कुल अपनी झोली में डाल रहे हैं, और ये बाहर के लोग नहीं हैं, ये रियासत पाकिस्तान के ही लोग हैं। हो सकता है पैसा बाहर जा रहा हो। इस माली साल में जो कि इस महीने से शुरू हुआ है, हुकूमत पाकिस्तान को मजमूई तौर पर 2800 अरब रुपए पे करने हैं इन IPPs को, चाहे वो बंद खड़े हैं। मैं एक एक के नाम भी आपको बता सकता हूँ, मेरे पास डॉक्यूमेंट भी हैं, चीज़ें मैं आपको दिखा सकता हूँ और पढ़ सकता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है क्योंकि मैंने इस पे काम किया है। और ये 2800 अरब रुपए आपके बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का टोटल बजट बनता है पाकिस्तान का। ये IPPs को कैपेसिटी पेमेंट में देने हैं हुकूमत पाकिस्तान ने। और एक मिसाल अगर रख दूं जो आपकी पूरी स्टोरी को या प्रोग्राम को कवर करे, आप एक मिसाल ले लीजिए। 1997 में हपको पावर प्लांट पाकिस्तान में बिजली देना जिसने शुरू की थी, जिसकी कैपेसिटी 1200 मेगावाट से ज़्यादा है, और उस वक्त के हिसाब से 41 रुपए 56 पैसे पर यूनिट हुकूमत पाकिस्तान ने बिजली खरीदना शुरू की थी। 27 साल के बाद ये जो पावर प्लांट है हुकूमत पाकिस्तान का हो जाना था, लेकिन कई सालों से बंद खड़ा है। और एक साल का आपको अगर डॉक्यूमेंट लिखा पाऊँ इसका, मैं एक साल का हुकूमत पाकिस्तान 1 अरब 98 करोड़ रुपए इसको पे कर रही है। 1 अरब 98 करोड़ रुपए महाना कर रही है, और ये बंद है, यानी ये कुछ भी इसकी प्रोडक्टिविटी नहीं है, जीरो है। अच्छा, मैं चीमा साहब, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है। इसके जो ओनर्स हैं, मैंने लिखा था एज ए जर्नलिस्ट रिपोर्टर कि हम आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं, हम पूछना चाहते हैं IPPs के जितने भी लोग हैं, शुगर मिल मालिकान के बहुत सारा IPPs हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछूंगा, अभी कुछ नाम सोशल मीडिया पे चल भी रहे हैं, हुक्मरान तबके के। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, ये गुफ्तगू जारी है। वेलकम बैक। तबके के मौजूद हैं जिनको 116 अरब रुपए गए। जी चीमा साहब, इतना बड़ा जो ब्लीडिंग है, इतनी बड़ी माशी ब्लीडिंग जो है, नेचुरली ये आपकी हर शोबे में, खारजा हो, दाखिला हो, सिक्योरिटी हो, उसको इम्पेक्ट करती है। और इस पर आज खास तौर पर जनरल साहब का एम्फेसिस भी था। डू यू थिंक कि इनको कहीं नेट किया जा सकता है, इनको रेन इन कर सकते हैं हम, क्योंकि ये हमारी अब एग्जिस्टेंशियल इशू बन गया है? जनाब चीमा साहब, देखिए इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है कि ये गौहर एजाज साहब ही क्यों बात कर रहे हैं, ये कोई और पाकिस्तान का मिनिस्टर क्यों बात नहीं कर रहा? पाकिस्तान की हुकूमत तो इसको डिफेंड कर रही है। और देखें, जब काजी साहब आप मसले पार्लियामेंट में नहीं लेके आते, पार्लियामेंट में इंतहाई सती बातें होती हैं, पार्लियामेंट में तू मैं की बातें होती हैं, पार्लियामेंट में हम ये बात ही नहीं करना चाहते कि पाकिस्तान का जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी है, दहशतगर्दी है, सॉफ्ट स्टेट जो पाकिस्तान को बनाया जा रहा है, ऐसे इंपॉर्टेंट इश्यूज के ऊपर तो बात करने वाली होती है। वहां पर बात होती है तुम ऐसे हो, मैं ऐसा हूं, एक दूसरे को गंदा करने के लिए वहां पे अपनी लीडरशिप को दिखाने की कोशिश
की जाती है कि देखो हमने इतनी गालियां निकाली, हम सोशल मीडिया पे टिकटॉक पे ज्यादा मशहूर हो जाएंगे। भाई ये पार्लियामेंटेरियंस का काम है ताकि मीडिया को भी कुछ बात करे, मिलने के लिए कोई बात करे, मीडिया हाईलाइट करेगा, लेकिन मीडिया की आवाज कितना को बोले मीडिया। सो यहाँ पे काजी साहब ये तो पार्लियामेंटेरियन से पूछा जाए, पॉलिटिकल पार्टीज के पास आएंगे, वो कहेंगे जी हमारे ऊपर जेलें हैं, हमारे मुकदमे हैं, हमारा फलान है। लेकिन एक बात तो चीमा साहब, एक बात तो गिशकोरी साहब ने वाजे कर दी ना कि वेस्टेड इंटरेस्ट है, वही जो देने वाले हैं एक हाथ से लेते हैं दूसरे। ये उन्होंने कहा। पराजे साहब आपकी तरफ बढ़ता हूँ। पराजे साहब आपने एक बड़ी सॉरी सिनेरियो है जो आप देख रहे हैं, ये मैशत का आलम है। क्या आप अपने दिल से समझते हैं कि ये इशू हमारा एक पार्टी या दो पार्टियां हैं, या ये जो एक डिसफंक्शनल इकोनॉमिक सिस्टम है जिसकी तरफ हमें इस तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए? जनाब पराजे साहब। बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया। हम 50s में, 60s में, 70s में, 80s में, फिर 90s में, फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के 10 साल दौर में हम जिग जैग में चलते रहे हैं। जब भी यहाँ बूम आया, इकनॉमिक बूम, उस वक्त यहाँ एक डिक्टेटरशिप थी या मिलिट्री गवर्नमेंट थी और हमारे बाहर के कोई ना कोई इंगेजमेंट थी जो पैसा आता रहा। मसलन मिड 60s के बाद पैसा आना बंद हुआ तो हमारी यही हालत हुई। 70s में कोई खातिर खा नहीं था। 80s में फिर हम अफ़गानिस्तान की वॉर में फंस गए, बड़ा पैसा आया। 90s में फिर वही हुआ। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के 10 साल दौर में हम वॉर ऑन टेरर में इंगेज थे, पैसा आता रहा। हमने असल में अपने पाँव पे खड़ा होना कभी सीखा ही नहीं है। ये जो मुश्किलात हमें नज़र आ रही हैं इस वजह से कि यकसुई नहीं है। मसलन बानी पीटीआई खान साहब की गवर्नमेंट थी, उस वक्त के लीडर ऑफ द अपोजिशन मियां शहबाज शरीफ ने कहा था कि आए मिसाक की मईशत पे बात करते हैं, नहीं हुई बात। उसको कहा गया कि ये तो एनआरओ मांग रहे हैं। तो जब आपकी लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं होगी, विजन 2020 बना, विजन 2025 बना, विजन 2030 बना, ये जो एसर इकबाल साहब ने बनाया था पुरानी पॉलिसी को, जी कभी मैंने वैसे उनकी खिदमत में अर्ज किया था प्लान 2020 में, मैंने उनकी खिदमत में मैंने कहा ये तो विजन 2020 कर रहे हैं, तो ये जो हॉरर 2018 में शायद मैंने ये कहा था। अच्छा आप देख रहे हैं कोई सियासी बदलाव, एमरजेंसी की बातें हो रही हैं, इससे आगे की बातें हो रही हैं। डू यू सी एनीथिंग पराजे साहब? देखें, बात यह है कि ये जब तक कोई चीज़ हो ना जाए तो रूमर में शुमार होती है। इस्लामाबाद में बड़ी ड्राइंग रूमों में तो बड़ी बातें चल रही हैं। यहाँ तो बहुत सारे टेक्नोक्रेट्स, कोई वेस्ट कोट पहन के फिर रहा है, यहाँ पर कोई टाई कोट पहन के फिर रहा है। इसलिए कोई सूरत हाल यानी दिलचस्प नहीं है, बल्कि वरीसम सूरत हाल है। और जिस तरह का टकराव है, मतलब आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपने बड़ी वाज़े तौर पर बात सुन ली। जो दूसरी साइड है वो कोई बाज आएंगे, नो। अभी इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जो रिएक्शन आ रहा है वो भी वही रिएक्शन है जिसको डिस्करेज करने की बात की जा रही है। ना सिर्फ पाकिस्तान के जो बाहर बैठे हैं वो तो बाहर बैठे हैं, उनके तो आप भी ट्वीट्स पढ़ते होंगे, मैं भी पढ़ता हूँ। जो पाकिस्तान के अंदर भी बैठे हैं उनकी बातें भी आप सुनने, उनके ट्वीट्स भी सुनने। जो जहाँ टकराव होता है वहाँ तरक्की नहीं होती, जहाँ फोकस कोई नहीं होता। पार्लियामेंट की अभी बात की गई, पार्लियामेंट में कौन सी प्रोसीडिंग्स है? एक साइड राजा साहब मुझे तो लगता है जैसे करती है, दूसरी ये सियासत नहीं है बल्कि किसी प्लाट पर कब्जे की लड़ाई लगती है। मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर इफ़ आई साउंड ऑफेंसिव, दो आई डोंट मीन इट। गिशकोरी साहब, दो बातें आपसे पूछनी है। 1994 था गालबन जब हेजल ओलेरी आई थी और उन्होंने कहा था कि डील्स ऑफ द सेंचुरी, बर्बादी का आगाज़, और फिर 2015 जिसमें साजिद, क्या नाम है उनका, मेरे साथ थे, अरशद अब्बासी साहब, उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद कहा था एहसन इकबाल साहब को, चाइनीज़ ने कहा था ये मुआहदे ना करो, ये तुम्हारे गले पड़ जाएंगे। डू यू एंडोर्स दिस, या ये र्यूमर है या वैसे एक झूठ है जनाब गिशकोरी साहब? चलो आपने रीमर्स की बात कर ली, मैं आपको रीमर्स तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं खबर देता चलूँ। आप फोकस कर रहे हैं एहसन इकबाल साहब पर। मेरी मालूमात में एहसन इकबाल साहब ने रिजाइन पेश कर दिया था 2 हफ्ते पहले वज़ीर आज़म को। इसी तरह के मामलात पर जो प्लानिंग मिनिस्ट्री है, उन्होंने कहा मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा।
अच्छा, उन्होंने रिजाइन 2 दफा जो ऐसा कर रहे हैं, कर चुके हैं 2 दफा। वैसे तो वतन अजीज उनका बहुत यानी मकबूल है। जी बात मुकम्मल करें। ये खबर मैं आपको दे रहा हूँ। प्राजत साहब, डू यू थिंक ऐसी बात है, क्योंकि जोर पकड़ रहा है और सेनेट ने भी ये मुआहदे मंगवा लिए हैं अब मेरी इतला के मुताबिक। प्राजत साहब, डू यू सी एनी डेवलपमेंट इन दिस? नहीं, डेवलपमेंट तो करना पड़ेगी, उसके अलावा तो कोई चारा नहीं है। अगर आप 2 ट्रिलियन से ऊपर इनको कंपनसेशन दे रहे हैं कैपेसिटी चार्जेस के नाम पे, बिजली तो अभी भी पूरी नहीं है। मसलन 30,000 मेगावाट की रिक्वायरमेंट है और कोई 24-25,000 मेगावाट पर प्रोडक्शन जारी है, तो बाकी भी नहीं है, लेकिन कैपेसिटी पूरी पे वो चार्जेस ले रहे हैं। इनको रिवाइज तो करना पड़ेगा। जो जितना प्रेशर आ रहा है गवर्नमेंट को तो रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। मसलन मियां नवाज शरीफ साहब ने भी कल बिजली पे मीटिंग की। हर पाकिस्तानी जो अमीर है, गरीब है, वो बिलों को हाथ में पकड़ के बद्दुआएं दे रहा है या रो रहा है या चीख रहा है, जो भी है, क्योंकि अभी आप कह रहे थे किस किस के हैं, सबको पता है किस किस के हैं। 40 जो हैं मीटिंग क्या करते हैं इवन साहब ने, वो कहते हैं ना कि उसी अतार के लड़के से दवा लेते हैं। ये खुद इनके तो अपने हैं, अगर जिस तरह कहा जाता है, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, 12 हुक्मरान तबके के हैं, तो ये अपने हु विल बेल द कैट, अपने गले में फांसी का फंदा कौन डालेगा? और मुफ्त माल आ रहा है, उड़ाई जा रहे हैं हम। राजा साहब, क्विकली प्लीज। नहीं देखे ना, ये जिस कंसिस्टेंसी के साथ ये इशू अब रेज हुआ है, पहले नहीं हुआ था कभी। जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आए हैं कि कितने बिलियन रुपीस पर मंथ किस किस को दिए जा रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन अब बाहर आ रही है। जब इन्फॉर्मेशन बाहर आती है उसका एक रिएक्शन आता है। कब तक ये छुपाया जाएगा या डोल आउट किया जाता रहेगा, ये प्रेशर बढ़ता है। और जैसा भी पार्लियामेंट पे क्वेश्चन किया जाए, जैसी भी बात की जाए, आपने खुद भी कंफर्म किया कि सेनेट में ये आ गए हैं, तो आपका क्या ख्याल है? जब खबर देख रहा था कि उन्होंने मंगवा ली, प्रेशर आगे उन्होंने नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि यही एक प्रोसेस होता है ना काजी साहब, चीजों को हाईलाइट करने। में एक और बात उसका कोई ना प्राचा साहब, अगर सॉरी अपना गशकोरी साहब, अगर हम ये खोल देते हैं, वो खोल देते 94 वाला, और ये 16 ये 15 वाले खोल दें हम, तो ये कैसे, ये तो सारे अंदर हो जाएंगे। यानी इन मुआहिदों में अगर ये खुल जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, तो ये क्यों, जिस तरह हमने मलेशिया में देखा, वो भाग ही गए थे। जब मातिर ने ये माहे खोले और उनको बुलाया तो वो मुल्क से भाग गए थे। तो ये डू यू थिंक दे वुड ओपन दिस शफाफ तरीके से? गशकोरी साहब, इन पे नजरसानी की थी, और वज़ीर-ए-आज़म और पार्लियामान एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए इन मुआहदे टेक ओवर क्यों नहीं कर सकती IPPs को, जो कि पाकिस्तान का ओवरऑल गुज़श्ता 11 साल से पैसा लेके जा रही है, और आपके अपने ही लोग हैं। इस पे आपको जो भी प्लेंटी होगी, चाहे आपको आगे क्या इसके नताइज देना पड़ेंगे, ये तो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हुकूमत डिस्करेज कर रही है। आपने टैक्सेस देखे हैं, एक बिल पर 17 टैक्सेस लगे हुए, और मजीद ये महंगे होंगे, और 2037 तक हुकूमत पाकिस्तान को ये चीजें करनी है, देनी है, और हुकूमत एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए कर सकती है, और ये करना पड़ेगा। अदरवाइज नजरसानी ना की तो अगर इंडिया 4 महीने में रिन्यूएबल एनर्जी इतनी पैदा कर सकता है जो पूरे पाकिस्तान की कंजम्पशन है, तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता? पाकिस्तान लोग अपने बलबूते की बुनियाद पर 10,000 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं, और वो हुकूमत को देना चाहते हैं कि आप ले लें फ्री में। हुकूमत लेना नहीं चाहती, हुकूमत कहती है कि जिसने मीटर लगवाया हुआ है, ये बात गशकोरी साहब वो ये पैसे देने पड़ेंगे, चाहे वो बिजली हमारी ले या ना ले, क्योंकि हम IPPs को देने हैं, हम बिजली लें या ना लें। तो ये हुकूमत को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के लिए करना पड़ेगा, लेकिन कैसे करना पड़ेगा? हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोग बिलियंस ऑफ रुपीज ले रहे हैं मंथली, और ये लोगों ने देखा कि हमारे गशकोरी साहब, आपने बड़ी वजाहत से कहा, एक हाथ से पैसे हाथ में जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया जनाब जायद गशकोरी साहब, शौकत प्राचा साहब, जनाब डॉक्टर कमर चीमा साहब। तो मसला ये है कि रेमेडी मौजूद है, विल है या नहीं है, और अगर
उन्होंने इसको ठीक करना है जिन्होंने बर्बाद किया था, तो ठीक कैसे होंगे? एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और बात करेंगे दुनिया में क्या हो रहा है। बाइडन साहब निकल गए रेस से, और कल के इलेक्शन जो होंगे नवंबर में, उनका हमारे ऊपर क्या क्या असरात होंगे, या महज ये एक अफवाह या एक ख्याल खाम है। एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, कहते हैं कि एक हफ्ता सियासत में बहुत लंबा टाइम होता है, मगर एक एक दिन में सूरत हाल बदल रही है। हम बात करेंगे अमेरिका की। हमारे साथ मौजूद हैं साजिद तारड़ साहब, साबिक मशीर सदर ट्रंप। इज सो काइंड, हमें हमेशा ही वक्त देते हैं। थैंक यू वेरी मच तारड़ साहब। ये फरमाइए कि कल तक, एक तो मैं ये कह दूं कि फॉर्चून 500 में सिर्फ एक आदमी ने, मैंने पढ़ा है कि जो टेस्ला के मालिक हैं, उन्होंने इज़हार हमदर्दी किया। इसका मतलब पूरी एस्टैब्लिशमेंट जो है वो नहीं चाह रही थी कि ये आए, मगर ये आ गए और इस तरह आए कि अब लगता है कि ही इज द प्रेसिडेंट इन वेटिंग। इज दैट राइट? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। बल्कि काजी साहब, मैं इसको सेकंड इस तरीके से करूंगा कि इनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ आसमान को आज भी छू रहा है, और यही एक कातलाना हमले की वजह भी यही बनी थी कि इनको हटाने की हर कोशिश नाकाम हो चुकी थी। और वो डेस्परेशन है, मैं समझता हूँ ये हमेशा डेस्परेशन होती है जब किसी के ऊपर आप कातलाना आप असैसिनेशन अटेम्प्ट करें। इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका इज इन केओस, बिल्कुल इस वक्त लीडरलेस है। आज आपने देखा होगा रीसेंट सिचुएशन, बाइडन साहब विड्रॉ कर चुके हैं। अभी तक नहीं पता कि डेमोक्रेट पार्टी का कैंडिडेट कौन होगा। ये जमहूरियत के लिए एक नुकसान वाली बात है, अमेरिकन वोटर्स के लिए एक नुकसानदेह बात है। बल्कि डोनाल्ड ट्रंप साहब एहतजाज कर चुके हैं कि ये कैसा सिस्टम है कि अभी तक उन्हें पता ही नहीं कि उनका अपोनेंट कौन हो। पर जी वो गरीब वॉलेटिलिटी है। लेकिन बहरहाल आप RNC में भी मौजूद थे, तो वहाँ क्या माहौल था? और आपके अलावा भी वहाँ कोई हमारे पाकिस्तानी दोस्त नज़र आए अपना इस जो हुआ कन्वेंशन? बिल्कुल, मैं एक तो ये बताना चाहूंगा कि RNC इस तरह हमारा इस वक्त जो कन्वेंशन था, उसको ये मुबालगा राय नहीं होगी कि यूनिटी कन्वेंशन था। आखिर असैसिनेशन अटेम्प्ट के बाद रिपब्लिकन अब सारे यूनाइटेड हैं, इकट्ठे हैं। आपने देखा होगा निकी हेली ने भी एंडोर्स किया, स्पीच दी, जो कि हमेशा बहुत बड़ी नाकद रही है डोनाल्ड ट्रंप साहब। दूसरी बात जो मैं आपसे करना चाहूंगा वो बहुत एक अफसोसनाक बात है मेरे लिए, बहुत ज्यादा अफसोसनाक। मैं RNC में मैंने किसी दूसरे पाकिस्तानी को वहां पे नहीं देखा। यहाँ पे दो ही बड़ी पार्टियां हैं, रिपब्लिकन पार्टी है या डेमोक्रेट पार्टी है, लेकिन हमारे पाकिस्तानियों की बिल्कुल ही दिलचस्पी है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं हमारा फ्यूचर यहाँ पे क्या होगा। हमारा इस वक्त अमेरिकन डायस्पोरा जो है पाकिस्तानी, वो सारे के सारा PTI को सपोर्ट करने के चक्कर में फिरता रहता है। जिस तरह के मुर्शद ने फरमाया है, ये सियासत नहीं है, जिहाद है। वो सारे जिहादी बन के फिर रहे हैं PTI के पीछे, लेकिन लोकल पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर उनकी बिल्कुल अदम दिलचस्पी है, जो कि एक बहुत खतरनाक ट्रेंड है। दूसरा, बल्कि एक और चीज यहाँ पे मैं अब मेंशन करना चाहूंगा, मैंने कई एम्बेसियां देखी, 20 रिप्रेजेंटेटिव यूरोपियन यूनियन से थे वहां पे, और कई इंटरनेशनल लीडर्स को मैंने वहां देखा। भारतीय एम्बेसडर को देखा, अपने पूरे स्टाफ के साथ वहां मौजूद थी, लेकिन हमारी पाकिस्तान एम्बेसी की भी कोई रिप्रेजेंटेशन वहां पे नहीं। ये तो बड़ी अजीब बात है, हालांकि हमें भाग दौड़ IMF और ना जाने क्या करना पड़ता है। अच्छा, ये बताइए कि आपकी प्रेसिडेंट इन वेटिंग में कह सकूं अगर, तो वैसे तो इट विल बी लिटिल अर्ली, लेकिन आपकी मुलाकात हुई हो, कोई उनसे बात हुई पाकिस्तान के हवाले से, या उनका कोई क्या उनकी सोच और फिक्र है इस ज़िमन में? देखिए, इस वक्त अगर एक तो इस कातलाना हमले के बाद ये इमीडिएटली उनको ये अभी हफ्ता भी नहीं इस बात को हुआ, तो उनका सिक्योरिटी एंटराज जो था it was very tight। इस वक्त उनके आसपास बहुत ज्यादा लेयर्स हैं सिक्योरिटी की। मेरी 2 दफा उनके साथ इंटरेक्शन हुई, लेकिन वो बिल्कुल ऐसे ही थी जिस तरह कन्वेंशन में होती है। मैंने वहां पे एक इवेंट को स्पॉन्सर किया था, और उसमें वो खास बिलखसूस आए, लेकिन मेरी पाकिस्तान या किसी पॉलिटिकल टॉपिक के ऊपर उनके साथ इंटरेक्शन नहीं हुई। लेकिन मैं हफ्ता पहले एक हफ्ता मैंने ट्रैवल किया था प्रेसिडेंट साहब के साथ प्राइमरी इलेक्शन के दौरान। उस वक्त मैंने फॉरेन पॉलिसी को डिस्कस करने की कोशिश की, अपना उनके व्यूज को समझने की कोशिश की, क्योंकि मैं मुसलसल मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे जाता हूँ और डोनाल्ड ट्रंप साहब को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मेरे लिए जरूरी है कि उनका माइंडसेट
पढ़ा जाए कि वो किस तरीके से अगर दोबारा पावर में आते हैं तो दुनिया के अंदर फॉरेन पॉलिसी अमेरिका की वो कैसी होगी, और जो वो बार बार क्लेम करते हैं कि मैं दुनिया की हर जंग को खत्म करने की सलाहियत रखता हूँ, तो उसकी वजह से मुझे इंटरेक्ट करना मेरे लिए जरूरी था और मैंने किया। और मैं ये समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब हैज अ पोटेंशियल, ही हैज एबिलिटी टू ये सारी जंगें दुनिया की खत्म करें। पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप बेहतर होंगे। आज भी स्टेट ऑफ अमेरिका जो है उसके रिलेशनशिप स्टेट ऑफ पाकिस्तान के साथ दे आर नॉट बैड एट ऑल। देखिए IMF आपके साथ काम कर रहा है, ये सबसे बड़ी निशानी है इस चीज की कि आपके साथ स्टेट ऑफ अमेरिका इज एंगेज्ड। अब उसमें चेंजेस कैसे आएंगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प साहब पेंटागन को स्ट्रॉन्ग करेंगे और अपनी फॉरेन पॉलिसी को रिविजिट करेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ रिलेशनशिप 1950 से है और अमेरिका हमेशा उसको कदर की निगाह से देखता है। आजकल आपके हालात वैसे भी बेहतर हैं क्योंकि भारत के साथ इस वक्त अमेरिका के रिलेशनशिप आइडियल नहीं है और उनको जो उस एरिया के अंदर जो उनको एक अपना पार्टनर चाहिए, वो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के पास एक अपॉर्चुनिटी मौजूद है। अमेरिका उसे उस एरिया के ऊपर क्रिटिकल नजर रखता है, चाइना के हवाले से, अफगानिस्तान के हवाले से और ताइवान के हवाले से। अच्छा तारड़ साहब, ये फरमाइए कि आमतौर पर कहा जाता है कि रिपब्लिकन प्रेसिडेंट हमेशा क्लोज और ज़्यादा सिंपैथेटिक होते हैं टुवर्ड्स पाकिस्तान, तो आप क्या समझते हैं कि इफ़ ही कम्स टू पावर तो वो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी पे रखेंगे? क्योंकि यहाँ तो जो बाइडन साहब पर इल्ज़ाम पाकिस्तान में लगा कि उन्होंने गलत या सही लेकिन कि जी रिजीम चेंज जो है उन्होंने करवाई या उनके ब्यूरोक्रेट ने करवाई, ज़ाहिर टॉप से आया होगा। अगर ऐसा हुआ है तो मेरे ख्याल में शायद आपके ख्याल में ट्रम्प तो इस तरह की पॉलिसी उससे गुरेज करते नजर आते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं बिल्कुल आपकी बात से सेकंड करूंगा। पाकिस्तान के ऊपर सबसे ज्यादा ड्रोन अटैक जो थे पाकिस्तान की मर्जी के खिलाफ वो बराक ओबामा पीरियड में हुए थे और उस वक्त जो बाइडेन जो थे साथ उनके वाइस प्रेसिडेंट थे। फिर उन्होंने वही पॉलिसीज कंटिन्यू रखी। हमारे इमरान खान साहब जो है वो 4 साल बाइडेन की फोन का इंतजार ही करते रहे। लेकिन मैं यहाँ पे इस आइडिया को बिल्कुल रिजेक्ट करूंगा कि अमेरिका पाकिस्तान के अंदर रेजिम चेंज के अंदर इन्वॉल्व था। लेकिन यहाँ पे ये भी मैं समझता हूँ आपके देखने वालों को पता होना चाहिए, खान साहब ने 65 जलसे किए साइफर की बेस पर और आज अपनी पार्टी का सबसे ज्यादा पैसा जो है वो अमेरिकन लॉबीज के ऊपर लगाया जा रहा है। इस वक्त यहाँ पे अगर देखा जाए तो कभी कांग्रेसमैनों के आगे पीछे हमारे PTI के हजरात जो है अमेरिका के वो घूम रहे हैं, कभी रेजोल्यूशन निकालते हैं, कभी दूसरे हथकंडे किए जाते हैं। लेकिन ये बिल्कुल एक फसाद है कि आप पहले कहें कि रजीम चेंज है, फिर उसी कंट्री के साथ आप उनसे मदद की अपील करें। लेकिन ये मैं इस सारे सिलसिले जो देख रहा हूँ कि किस खूबसूरती के साथ 25 करोड़ लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। इस पे अफसोस ही किया जा सकता है। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो जितना जोर PTI यहाँ लगा रही है, काश कभी किसी पाकिस्तानी ने पाकिस्तान के लिए लगाया होता, पाकिस्तान के लिए लॉबी की होती। पाकिस्तान हमारी मादरे मिल्लत है और मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी अमेरिकन को चाहिए कि वो पाकिस्तान को प्रमोट करे, किसी फर्द वाहिद को प्रमोट न। अच्छा, ये भी मुझे एक अजीब बात लगती है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो आजकल थोड़ी ज़्यादा ज़ेर-ए-ताब है, लेकिन उसके लोग तो वहाँ लॉबिंग कर रहे हैं, बट इवन आर वर्दी जो एम्बेसडर हैं ही वाज मिसिंग कि भाई जाहिर है हमें बहुत काम है उनसे और जाहिर है अमेरिका इज स्टिल अ सुपर पावर। देखिए, उसमें जिस तरह मैंने आपको बताया है कि पाकिस्तानी डायस्पोरा बिल्कुल लोकल इंटीग्रेशन और लोकल पॉलिटिक्स के अंदर इंटरेस्टेड ही नहीं है। न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा आबादी पाकिस्तानियों की न्यूयॉर्क में है और वहां पे एक सिंगल काउंसिलमैन तक नहीं है। कांग्रेसमैन होना तो बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे जितने हमारे पाकिस्तानी है सारा दिन बुलंदो बाला जो नारे लगाते हैं वो पाकिस्तान के लिए नारे नहीं लगाते, अमेरिका के लिए नारे नहीं लगाते, वो एक सिर्फ सियासी पार्टी को प्रमोट कर रहे हैं। और यही हमारी ट्रेजेडीज है। हम इंटीग्रेट करने की कोशिश नहीं करते। हमारे लिए एक आइडियल मौजूद है, एक मॉडल मौजूद है कि जिस तरीके से भारतीय डायस्पोरा हर चीज के अंदर इंटीग्रेट कर चुका है, अंदर घुस चुका है, टेक्नोक्रेट बन चुके हैं। आप यहाँ पे देखें, फॉर्च्यून 500 कंपनीज के 50 से ज्यादा CEO मौजूद हैं इस वक्त और बिल्कुल ये बस ऐसे नक्शा पेश कर रहे हैं कि जैसे अमेरिका को इस वक्त भारतीय निजात जो है वो चला रहे हैं। लेकिन हमारा डायस्पोरा जो है वो बिल्कुल दूसरी डायरेक्शन पे, वो जिस तरह मैंने आपको बताया है कि वो ये सियासत नहीं जहाज का नारा बुलंद करता फिर रहा है। क्रिकेट स्टेडियम्स के ऊपर जहाजों से
जो है वो पोस्टर लगवाए जा सकते हैं, लेकिन रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में दुख के साथ कहूंगा एक भी पाकिस्तानी नहीं था जो वहां पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता, इस्लाम को रिप्रेजेंट करता, अपने पाकिस्तानी क्राइसिस की बात करता, उस रीजन की बात करता। लेकिन मैं अफसोस के साथ कहूंगा अनफॉर्चुनेटली दिस इज द रियलिटी। अच्छा तारड़ साहब, ये फरमाइए कि अभी अभी पहले भी बात हुई, अभी तक तो वो कोई अपना उम्मीदवार भी नहीं ला सके, तो डू यू थिंक कि जो इफ मिशेल कम्स तो वो ज़्यादा पॉपुलर होगी और ज़्यादा फॉर्मेडेबल, यानी वो एक हरीफ होगी तारड़ साहब की, सॉरी ट्रंप साहब की? देखिए, इस वक्त अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है, दुनिया भी बल्कि इस चीज को रिकॉग्नाइज कर चुकी है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की विक्ट्री को रोका नहीं जा सकता। उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि कल यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की, उन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ फोन पे बात किया। यूरोपियन यूनियन के इस वक्त सदर उर्बान जो है, वो भी डोनाल्ड ट्रंप साहब से यूक्रेन की जंग खत्म करने के बारे में उन्होंने पहले ही डायलॉग शुरू कर रखा है। लेकिन इसमें जो आपने बिल्कुल ये सही फरमाया है कायल साहब कि अगर इस वक्त बिल्कुल केयास है, बल्कि मैं ये कहूंगा ये सियासी करप्शन या सियासी जमहूरियत की नाकामी है कि अभी तक इलेक्शन 5 नवंबर को होने हैं और डोनाल्ड ट्रंप साहब के सामने असली अपोनेंट मौजूद ही नहीं है जिसको वो क्रिटिसाइज कर सके। इस वक्त मुख्तलिफ कैंडिडेट, मुख्तलिफ स्टेटों के गवर्नर और सेनेटर्स जो है वो कैंडिडेट बनने की तैयारियां कर रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा बात की जा रही है कि मिशेल ओबामा और कैलिफोर्निया के गवर्नर न्यूसम शायद ये एक टिकट बने। लेकिन अगर ये टिकट बना तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की विक्ट्री तो होगी, लेकिन मुकाबला जो है वो कांटे का होगा। मिशेल ओबामा इस वक्त व्हाइट लिबरल जो है, लेफ्ट विंग की वो आइडियल है, दे ऑलमोस्ट वर्शिप ओबामा। तो मैं समझता हूँ कि इट इज अ स्ट्रॉन्ग नेम। ओबामा पहले भी एक मशहूर नाम है डेमोक्रेट पार्टी के अंदर, तो मिशेल ओबामा विल बी एबल टू गिव डोनाल्ड ट्रंप अ टफ टाइम। अच्छा, टफ टाइम तो क्या, यानी इसका मतलब ये है कि मिशेल ओबामा विल बी या फॉर्मेडेबल, यानी उनके लिए मुश्किल क्रिएट कर सकती है। दूसरी बात ये मुझे बताइए, क्योंकि इलेक्शन में अल्टीमेटली फैसला तो इलेक्टरल कॉलेज करेगा, तो आप क्या समझते हैं कि पूरी एस्टैब्लिशमेंट तो आके सामने खड़ी हो गई थी, और जैसे मैंने कहा अब आप कह रहे हैं कि फॉर्च्यून 500 के लोग आए, मगर शुरू में तो किसी एक सिवाय टेस्ला के जो हैं ओनर, उन्होंने इजहार किया, तो आप समझते हैं कि ये आगे भी इनको रास्ता रोकने की कोशिश हो सकती है? देखिए, रास्ता रोकने की डिफरेंट तरीके का इस्तेमाल ये माजी में कर चुके हैं और मजीद कर सकते हैं। अपनी मर्जी की स्टेट के अंदर मर्जी के प्रोसिक्यूटर, मर्जी का जज और मर्जी की ज्यूरी, उसके जरिए रास्ता रोकने की कोशिश की। नॉन इलेक्टेड एस्टेब्लिशमेंट है, आज भी वो खड़ी है। बिल्कुल पूरा सिस्टम जो है इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब के खिलाफ खड़ा है। लेकिन जब मैसिव सपोर्ट होगी, जब हर जगह पे जुलूस निकल रहे हैं, बड़े बड़े जलसे किए जा रहे हैं, तो फिर जाहिर है उनको इस चीज का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि जनरल मैसेज के खिलाफ एक जिस तरह वो कहा जाता है एक सुनामी के सामने खड़ा होना इतना आसान नहीं होता। लेकिन अमेरिका इज फेसिंग अपनी सारी सियासी हिस्ट्री का एक सबसे बड़ा बहरान जो है, दैट इज गोइंग ऑन इन दिस कंट्री। आपने देखा होगा, चाहे वो गाजा की शक्ल में चल रहा हो, चाहे यूक्रेन हो, माय लास्ट क्वेश्चन तारड़ साहब, एक तो कि अब उनकी सिक्योरिटी का क्या मामला है और रिपोर्ट्स क्या हैं? खुदा न खास्ता कोई इस तरह का अल्लाह ना करे, यानी कोई फिर इस तरह से कोई करे इस तरह से, और इस बारे में क्या सिक्योरिटी के हवाले से वो खुल के ओपन जा रहे हैं? नहीं, इस वक्त सिक्योरिटी के जो पहले भी मैं एक अर्ज करना चाहूंगा, क्योंकि मेरा रिलेशनशिप डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ 2015 से है, उससे पहले, और क्योंकि ही इज अ बिलियनर हिमसेल्फ, उनकी अपना एक सिक्योरिटी का आंडराज होता था पहले, लेकिन इस वक्त वो थोड़ा उसमें रिलैक्स थे। लेकिन अब जो मैंने देखा है कि इस कातलाना हमले के बाद बहुत मोहतात चल रहे हैं। उनके खुद आप उन्होंने अपनी एक सिक्योरिटी एक आंडराज हायर कर रखा है, और इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट, हम दुआ करेंगे कि खैर खरीद से हो। बहुत ही वोलाटाइल, बहुत शुक्रिया साजिद तारड़ साहब, आपने हमें वक्त दी। बड़ा पॉलिटिकली वोलाटाइल अहद है जिसमें हम रह रहे हैं, दिनों में सिचुएशन बदल रही है, और इस सारे ग्लोब पे कोई एक अल्लाह बेहतरी करेगा। आज का प्रोग्राम खत्म हुआ, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।